ये तो वही बात है कि एक समय जो आपकी सफलता का कारण था, है ना, अगर आपने उसे लंबे समय तक बदला नहीं ना तो वही आपकी असफलता का कारण बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रॉब्लम क्या, नमस्कार। नमस्कार आज की सामयिक चर्चा में आपका स्वागत है जी। इस समय जैसे ये वर्ल्ड कप चल रहा है, अपना T20 वर्ल्ड कप, तो इसमें फाइनल में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया पहुंची हैं। हाँ, इनके बारे में आपका क्या कहना है? दोनों डिजर्विंग टीम है और दोनों इस विश्व कप में सबसे बेहतर खेला है। जी जी तो उनका पहुंचना स्वाभाविक है और पहुंचना भी उन्हीं को चाहिए, जी 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 क्योंकि बाकी टीमों ने उतना बेहतर खेल नहीं दिखाया जितना बेहतर इन दोनों टीमों ने दिखाया हर परिस्थिति में। जी 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 तो इसलिए मेरे हिसाब से तो जो दो बेस्ट टीमें थी इस टूर्नामेंट की वही फाइनल में पहुंची। जी। इसका मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि भारत अपनी डिजर्विंग टीम नहीं थी? देखिए, टूर्नामेंट में जाने से पहले नो डाउट भारत एक बेस्ट टीम थी इस टूर्नामेंट की, और अधिकतर लोग बोल रहे थे कि सबसे ज़्यादा चांसेस उसके हैं। जी जी लेकिन जिस तरह से टूर्नामेंट में खेली जी तो उस हिसाब से तो भारत बिल्कुल भी डिजर्विंग टीम नहीं थी। बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये टूर्नामेंट ऐसा पहला टूर्नामेंट था जिसमें कोई भी उलटफेर नहीं हुआ पूरे टूर्नामेंट में। मतलब सेमीफाइनल में भी जो 4 टीमें पहुंची वो बेस्ट 4 टीमें थी। जी जी मतलब न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो ये बेस्ट टीमें ही पहुंची। तो भारत तो मतलब निश्चित सी बात है फाइनल में पहुंचना, सेमीफाइनल में पहुंचना डिजर्व नहीं करता था, तो फाइनल तो दूर की बात है। जी। इस बार के खेल के हिसाब से बहुत ये अच्छा लगा। खेल जी। ये जो मेन 4 टीमें थी जी जी वो सेमीफाइनल में पहुंची, और उन 4 टीमों में जो बेहतर टीमें थी जी वो फाइनल में पहुंची। जी जी तो इस बार का टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा जी। तो दूसरी चर्चा का विषय है, अभी सलमान खुर्शीद जी ने एक बुक लिखी है जिसमें उन्होंने अपने हिंदुइज्म की तुलना बोको हराम से की है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है? इसके बारे में अब मतलब हंसी आती है कि पता नहीं कौन है जो कांग्रेस का नीति निर्धारक है, कौन है नीति नियमनता है, कौन है वहाँ पे, मतलब जो ये सब तरह की ऐसी आइडियोलॉजीज़ को, मतलब चुनाव से पहले निश्चित सी बात है वो प्री प्लान्ड रहता है सब कुछ, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे आया और वो गया। तो वो सब उनका नीति मतलब उनके नियम के हिसाब से है, उनके चुनाव के जो भी है उस प्रोस्पेक्ट से किया गया है। जी जी लेकिन ये जो भी है नीति निर्धारक कांग्रेस में, मुझे लगता है उसको थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि ठीक है आपने मुस्लिम तुष्टीकरण से पिछले 70 सालों से देश में राज किया है, लेकिन अब वो चीज़ नहीं चलेगी, है ना। अब आप हिंदुओं को गाली दोगे, हिंदुओं की तुलना बोको हराम से करोगे, है ना, नहीं है जितना कि बोको हराम है। तो जो अब हिंदुओं में उनको आतंकवाद दिखता है तो वो तो मतलब कि फिर ऐसा सोच के वो कैसे सोच सकते हैं कि कोई हिंदू उनको वोट देगा। जी जी ये तो वही बात है कि एक समय जो आपकी सफलता का कारण था, है ना, अगर आपने उसे लंबे समय तक बदला नहीं ना तो वही आपकी असफलता का कारण बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जो सलमान खुर्शीद लोग हैं या दिग्विजय सिंह या पी चिदम्बरम, ये सब 60+ हैं, ठीक है ना। तो समय के हिसाब से बदलाव नहीं, बहुत हाँ वही जरूरी चीज़ है। अब ये लोग इतने रिजिड हो चुके हैं अपने थॉट में कि इनको लगता है कि मेरे से बेहतर तो कोई सोच नहीं सकता है, मेरे से बेहतर कोई समझ नहीं सकता है, हम पूरा अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन बार बार फेल होने के बाद मेरे को लगता है कि हर इंसान को थोड़ा सा समझना चाहिए कि अब आपकी नीतियाँ ही गलत हैं, है ना, आप गलत जगह पत्थर मार रहे हो, कहीं तो गलत है, कहीं तो गलत है। लेकिन वही है, उनके अंदर इतना ईगो है, इतना अहंकार है कि वो अपनी गलती मानने के लिए और अपनी नीतियों को बदलने के लिए नहीं तैयार हैं। तो इसीलिए कांग्रेस हमेशा गर्त पे जाती जा रही है। 40 से अब हो सकता है इस बार 4 में पहुंच जाए जैसे ये बोल रहे हैं। तो ये तो बहुत ही है। और दूसरी बात ये भी है कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी हमेशा से क्रिश्चियनिटी, इस्लामिज्म और लेफ्टिस्ट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन रही है ना। और वो हमेशा झलकता रहता है। बीच बीच में जब चुनाव होता है तो मंदिर जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ मतलब ऊपर से कवर करने के लिए कि हाँ भैया है, लेकिन असलियत तो सबको पता ही है और वो फिर आ भी जाती है। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है, कि आप बहुत समय तक आप कुछ नहीं होता ना तो लोग भूलने लगते हैं, लेकिन वो बाद में पता नहीं क्यों अपने से ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो ये तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अभी इस समय का एक बहुत गर्म विषय और है, कंगना रनौत ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हमें आज़ादी 2014 से मिली है।
नहीं, मुझे नहीं लगता उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने कहा हमें असली आज़ादी 2014 में मिली है। अच्छा, जी 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 जी। तो ये अब देखिए, आज़ादी तो ऑफकोर्स 1947 में ही मिली है, जी जी, है ना। तो इस हिसाब से फैक्चुअली तो उनका स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है, जी जी, है ना। जी लेकिन हाँ, उन्होंने जो, अब हमारा मीडिया का क्या है कि पूरा स्टेटमेंट सुनता नहीं है, ठीक है ना। वो आजकल ना वो 5 सेकेंड के 15 सेकेंड के क्लिप वायरल कर देते हैं और फिर उसके हिसाब से अपना इंटरप्रिटेशन लगाते हैं। तो अभी ये जो सलमान खुर्शीद का है ना, आप उसको इससे जोड़ के देखेंगे और कांग्रेस का जो बयान है तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। को तो कंगना रनावत ने कहा कि जो उस समय आज़ादी मिली थी, जी जी, वो आज़ादी मिली नहीं थी, भीख में दी गई थी। जी, ऑफ कोर्स ये थोड़ा हार्ड टर्म है, क्योंकि बहुत सारे हमारे क्रांतिकारियों ने, फ़ायदा हमेशा बीच वाले को होता है, बिचौलिए को होता है, एजेंट को होता है। और वही मतलब सिर्फ भारत की आज़ादी का नहीं, आप कहीं की भी आज़ादी के इतिहास पढ़ेंगे तो, जी, जी, है ना। जी। क्योंकि लगता है कि जब कोई हारने वाला होता है ना, तो वो समझता है कि अगर कोई दूसरे पक्ष में कोई है जो उनका सिंपैथी है ना, जो उनको ज़्यादा समस्या नहीं पैदा करेगा, जी जी, ठीक है, तो वो उनको अपना प्रभार दे जाते हैं। और वही यहाँ पे हुआ। अब एक मतलब कांग्रेस की पोजीशन क्या थी आज़ादी में, आप समझ सकते हो कि आज़ादी से पहले भी वो सरकार का हिस्सा थे। जी जी जी, आज़ादी के पहले जो सरकारें बनती थी उसमें भी कांग्रेस का हिस्सा होता था, जी जी, और आज़ादी के बाद भी उनका हिस्सा है। जी जी जी, तो कांग्रेस के जो लोग थे वो तो कभी मतलब उनके लिए कभी किसी समस्या का वजह था ही नहीं। जी जी, ठीक है, समस्या तो वो लोग या संघर्ष जो लोग कर रहे थे, वो कौन लोग कर रहे थे? वो भगत सिंह, या जो कांग्रेस मतलब जब उन्होंने कांग्रेस में गए और वहाँ पे देखा कि नहीं, ये तो कोई मतलब ही नहीं है हमारा इनके साथ काम करने का, फिर उससे अलग हो गए, जैसे सुभाष चंद्र बोस, है ना, चंद्रशेखर आज़ाद। तो ये लोग क्रांतिकारी थे। और समझे, दुर्भाग्य की बात ये है कि अभी तो मैं सबके नाम भी नहीं जानता हूँ, जब कितने साल हो गए देश को आज़ाद के, है ना। तो आज़ादी के लिए लड़ाई ये कर रहे थे, ये तो सिर्फ सत्ता के लिए लड़ाई कर रहे थे। और ब्रिटेन के लिए भी अच्छा था, क्योंकि अगर ये जो असली क्रांतिकारी को सरकार मिलती तो वो ब्रिटेन को इस तरह से नहीं जाने देते, है ना। उनके अपने नियम बनाते, अपने कानून बनाते। इन लोगों ने सिर्फ पावर का, सत्ता का हस्तांतरण किया, जी जी, है ना, कि ब्रिटेन से उनके जो एजेंट थे उनके पास सत्ता आ गई, नियमावली बदल गई, है ना, बस बाकी कुछ नहीं हुआ जी। तो एक तरीके से सही ही कहा उन्होंने। लेकिन हाँ, फैक्चुअली तो गलत ही है। फैक्चुअली तो भैया 1947 में ही आज़ाद हुई है। जी जी, बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि देखिए, अभी तक इतने बड़े स्तर तक कोई ये चीज़ें बोलने की हिम्मत नहीं करता था। जो करता था उसको बिल्कुल दबा दिया जाता था, या उसको मूर्ख साबित कर दिया जाता था, या उसको पिछड़ी सोच का साबित कर दिया जाता था। अब अच्छी बात ये है कि कम से कम लोग ये बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में तो वैसे लोग भी हैं जो उस चीज़ का भी समर्थन करते हैं ना, कि अगर कोई बोलेगा कि भारत मुर्दाबाद या भारत का खंडन हो, है ना, तो उसको भी लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच में लाते हैं। लेकिन आप उन लोगों का दोगलापन देखिए कि इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं लाएंगे। जी जी, है ना। तो ये वही लोग हैं जी जो उस विचारधारा के सिंपैथाइजर हैं। जी जी, है ना जी। तो फैक्चुअली गलत है, लेकिन आदमी अपनी विचारधारा से सोचने के लिए स्वतंत्र है।